अपना एक असला था, रिवॉल्वर था और एक उनके पास कार्बाइन थी। मेरे ये भतीजे जो हैं न मार दिया मेरा लड़का कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर। 3 कत्ल परिवार में हो चुके हैं और मुझे चौथे बच्चे एकमात्र बुजुर्ग को मारने के लिए जगह जगह हमले हो रहे हैं। उसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, बड़े सॉलिड सबूत होने पर। पुलिस इस कारण तो नहीं आती कि कहीं ना कहीं आपको कागजों में पागल करार दे दिया हो, आपको पागल साबित कर दिया हो, पागल घोषित कर दिया हो। बैंक से रिटायर हुआ, बैंक में मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। फिलहाल मेरे पीछे जो गाड़ी आप देखने लग रहे हैं, एक एमएलए का बेटा इसके अंदर बैठा है और ये आरोप लगाने लग रहा है कि मेरे पिताजी की जो है हत्या हुई है और उसकी जांच हो। और मेरे को खतरा है, किस प्रकार का खतरा है उनसे जान लेवांगे। फिलहाल आ जाए भाई, कैमरामैन इस साइड आ जाए गाड़ी के अंदर। किस तरीके का इनको खतरा है और क्यों जो है इनके पिताजी की हत्या करी, किसने करी, अपने कागज वगैरह एक बार समेट कर रख लो जी आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। इनको रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इनको रख दो। क्या नाम आपका? ठीक है, मेरा नाम दिनेश चंद्र, पुत्र श्री किताब सिंह, गांव निवासी, तहसील गांव आवली, तहसील जिला सोनीपत, ना तहसील गोहाना, जिला सोनीपत। जी, आपको किस तरीके से लगता है कि आपके पिताजी की हत्या की गई है? किस पे आपको शक है, किस पे आप आरोप लगाने लग रहे हैं? ना तो कोई शक है, ना ही मैं कोई आरोप लगा रहा हूँ। परिवार का आदमी परिवार की सच्चाई को सबसे ज़्यादा जानता है और ये एक सच्चाई है कि मेरे पिता की हत्या हुई है। और उससे पहले सन 1993 में मेरे छोटे भाई देवेंद्र की बहुत ही बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी, पुलिस और गुंडों के साथ मिलकर, और सिर ऊपर का गर्दन धड़ कुछ मिलने नहीं दिया था। ठीक है, किस पे आपको शक है ये? मैं कोई शक की बात नहीं, बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ। ये मेरे भाई की जो हत्या हुई थी, मेरे भाई की पत्नी सरोज बाला की वजह से, सहमति और उसके सहयोग से हुई थी। अच्छा, आपके पिताजी बताए जाने लग रहे हैं, किस दौर में वो एमएलए थे और कितनी बार एमएलए बने और किस सन में जो है उनकी हत्या या उसके वो है? मेरे पिताजी 2 बार एमएलए रहे, एक बार तो 1982 में और एक बार 91 में। एक बार आज़ाद बने और एक बार चौधरी चरण सिंह जी ने लोक जल पार्टी से टिकट दिया था। और समाज के लिए वो दिन और रात आजकल के विधायकों की तरह ने, भाई खाना खा रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं, आधी रात को भी हाजिर रहा करते। अच्छा, क्या है, किस तरीके से जो है उनकी मौत हुई है? आपने एक्सीडेंट करार बताया था कि वो एक्सीडेंट बता दे, किस जगह पे और किस तरीके से आपको किस हालात में मिले थे उस टाइम पर जब वो काम हुआ? मेरे पिता ने मेरे भाई की हत्या को किन्हीं पारिवारिक कारणों से और राजनीतिक जो भी कारण से उस वक्त दबाया, लेकिन आखिर में हत्या करने वालों ने उनको इतना तंग किया कि 16 साल बाद 17 गांव की महापंचायत हमारे गांव में संपन्न हुई। और उसमें चाचा का लड़का जो रमेश, जिसके पास वो सरोज बाला रह रही है, उस पर हमारे पिता ने कहा, बैठ जा भाई, तू भी बोलन जोगा है। और मेरे भाई का नाम लेकर उस देवेंद्र को इन्हीं लोगों ने मारा था। बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर शब्दों में रमेश को कहा, और रमेश जो पिता के खिलाफ बोलना खड़ा हुआ था, वो भूलकर उस बात को चुपचाप बैठ गया, क्योंकि पाप ने दबा लिया और पाप ने उसकी बोलती बंद कर दी। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ भी मेरे पिता ने कुछ लोगों को, गर्मी है बहुत है, कुछ लोगों को ये कहा कि मेरे से जीवन में एक ही बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने अपने लड़के की हत्या करने वालों को बचा लिया। ये बहुत मजबूर होकर उन्होंने कहा होगा। तो मैंने तो उस वक्त भी सन 2000 में भी सभी अखबारों में अपने भाई की हत्या के बारे में, जो एक भाई होने के नाते मेरा फर्ज था, सभी मैं अखबारों में उठाया था, हाई कोर्ट तक में लगाया गया था मामला। लेकिन दिखा दो, इस साइड दिखा दो। ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हैं, अखबार की कटिंग आप देखने लग रहे हैं। एक बार आप पॉज करके इसको पढ़ लेना आराम से बैठ करके। तो इस तरीके का ये मामला है। और जो सवाल मैंने पूछा था अंकल जी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपके पिताजी किस हालात में मिले थे और कहाँ मिले थे? जी भाई जी, मैं तो बाहर गया था, स्टेट से बाहर, और भाई की घरवाली ने मेरी एक झूठी दरखास्त लगाई हुई थी कुरुक्षेत्र कि दिनेश मुझे बार बार जान से मारने की धमकी देता है। और ये कृष्णा गेट थाने में थी कोई जबकि उसका फ़ोन भी आता था, भाई आपको हम ब्याज से उठा लेंगे। मैं कहा आपको कई महीने हो गए दरखास्त के, कितनी बार, तो क्या एक बार भी मैंने धमकी कब दी, कहाँ दी, किस नहीं, मैं धमकी, एक मिनट, जो सवाल पूछ रहे हैं मैं देखा सीधे आपको एक बार वो बताओ, मैं एक बार बाद में पूछूंगा ये बात भी। आपको आपके पिताजी या फिर आपके भाई किस हालात में मिले, यानी कि गाड़ी में थे या? उसी का जवाब है। हाँ बताओ। उसी का जवाब है कि वो पुलिस
वाले मुझे उठा के पुलिस के द्वारा मुझे मारने की साजिश थी। और वो कह रहे थे ब्याज से उठा रहे हैं। आयो साहब आप ये बताओ कि आपने क्या इंक्वायरी की, कब धमकी दी, कहाँ दी, किसके माध्यम से दी, एक बार कभी आप मुझे सबूत दो। वो सारा एक प्रेशर था कि मैं यहाँ ना आ पाऊँ और इसीलिए मैं बाहर था। और उस स्थिति का फ़ायदा मेरे पिताजी की हत्या का षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए किया गया। किसने अंजाम है, ये षड्यंत्र किसने रचा, किस गिरोह पर आपका शक है? मेरे पिता की हत्या में मेरे परिवार के ही लोगों का, मेरे भाई की घरवाली और मेरी घरवाली और दोनों के बच्चे, उनका हाथ है। क्योंकि उनको छत्तीसगढ़ से 9 पसलियाँ टूटी होने पर, जो अब आपके सभी यूट्यूब चैनलों पर है कि विधायक की 9 पसलियाँ टूटी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। 9 पसलियाँ टूटी होने पर भी डॉक्टरों की मर्जी के खिलाफ सड़क मार्ग से 1,500 किलोमीटर लाया गया, जबकि मेरी पत्नी भी दिल्ली में रहती थी, वहाँ भी उसको दाखिल नहीं कराया गया। इससे इन लोगों का मंतव्य साफ समझा जा सकता है कि इतनी गंभीर नाजुक अवस्था में कोई भी इस पेशेंट को, हाँ ये तो है, ये बिल्कुल, हाँ, कोई भी इतनी दूर नहीं ले जा सकता। और आपके पिताजी और कितने भाई थे? मेरे पिताजी और 2 भाई थे। छोटे भाई का बहुत पहले ही निधन हो गया था। और यही सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे पिता ने अपने लोगों को ये कहा, भाई मेरे ये भतीजे जो हैं न मार दिया मेरा लड़का कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर, और मैं कार्रवाई करूँगा तो लोग यूँ कह देंगे भाई इसने अपना भतीजा मार दिया, मेरी राजनीति का। तो मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, चाहे मेरे बारे में हो चाहे किसी के बारे में भी हो। और आप कितने भाई हो? हम भी 2 भाई थे। 6 अगस्त 1993 को मेरा छोटा जो भाई सेहत में बहुत तगड़ा था, वो सारे गांव के लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा ड्राम और गेहूं की बड़ी बोरी को उठा कर ऐसे रख दिया था और उसका बड़ी बेरे में से कत्ल कर दिया गया। बड़े सॉलिड सबूत होने पर लोगों के एफिडेविट भी हमने हाई कोर्ट में लगाए, भाई उसकी सिर और गर्दन का नामो निशान नहीं था। और लेकिन मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, समाज मेरी आवाज़ ना सुने, पूरे एक सिस्टम ने, पूरे राजनीतिक सिस्टम ने एक प्रचार किया। और कि एक था वो तो ठीक था, दूसरा तो पागल है। यानी कि आपको पागल करार दे दिया गया? नहीं, और प्रचार किया गया। और पागल करार देने के लिए जुडिशरी का, सरकार का, पूरे सरकारी तंत्र का, जैसे एडवोकेट जनरल ऑफिस की RTI है, एक लेटर जारी कर दिया, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी और पुलिस SP को सोनीपत कि हाई कोर्ट की बेंच ने उसके दिमाग की जांच चाहिए है, जबकि हाई कोर्ट का कोई भी आदेश था ही नहीं। अच्छा चलो वो कहा, उसके बाद क्या आपकी जांच हुई, मेंटली जांच हुई? नहीं, मैंने हाई कोर्ट में रिट लगाई और जज साहब ने फैसला दिया कि पेटिशनर इज इम्प्लाइड इन कोऑपरेटिव बैंक, सो कैन नॉट बी सेड टू हैव ए डिस्टर्ब मेंटल एटीट्यूड, कि आप इसको मानसिक तौर पर इसका कोई विचार डिस्टर्ब है ये भी नहीं कह सकते। और इस प्रकार एक राजनीतिक लेवल पर मेरी आवाज़ को दबाने का जो एक गंदा सिस्टम था, एक शरीफ अच्छे ईमानदार आदमी, वो परमात्मा की दया से फेल हो गया। अच्छा अगर बात करा, एक MLA होता है जो, चाहे जो MLA के बाद अगर वो पद से उतरता है तो उसके पास सिक्योरिटी होती है, क्या उस समय पर उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी? नहीं, उनके पास ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उनका अपना एक असला था, रिवॉल्वर था, और एक उनके पास कार्बाइन थी, जो सभी MLAs को बदलाल करके सरकार में आतंकवाद के दौरान ये हथियार मुहैया कराए गए थे। अच्छा एक बात और बताने लगे थे आप, वो कार्बाइन जो है उनकी डेथ से 1 हफ्ता पहले जो है जमा कर दिया, हाँ जी, डेथ करार देके, वो किसने कराया? मेरे पिता की कार्बाइन को उनकी मृत्यु होने से 1 हफ्ते पहले कि ये आदमी मर चुका है, ये आदमी मर चुका है। परिवार के 2 लोगों ने कुरुक्षेत्र के विद्यागन हाउस में, एक तो सिंपी मलिक जो मेरे भाई देवेंद्र की लड़की सरोजबाला के पास रहती है, और एक सरोजबाला का लड़का संयम मलिक, वो उसका विटनेस बन गया। और गन हाउस वाले ने बिना किसी डेथ सर्टिफिकेट के, बिना किसी जिंदा जी आदमी के उसको जमा कर लिया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हाँ, वो एक बार डेथ सर्टिफिकेट दिखाना, अभी हम यहाँ पे ले रहे थे। हाँ ये 1 मिनट, ये देखो भाई, जितने साथी देखने लग रहे हो तस्वीरों को शेयर कर दें। ये एक इनके पिताजी का जो डेथ सर्टिफिकेट है, यानी कि इनके पिताजी की मृत्यु जो है वो हुई है 29/3/2021। और ये आधार नंबर वगैरह, हाँ कुछ भी इसके अंदर जो है डेथ सर्टिफिकेट के अंदर कुछ भी नहीं, आधार कार्ड का नंबर जो होता है वो भी। और ये एक बार दिखाना गन वाला, आधार नंबर वगैरह लिखे होते हैं, मेरी पिता का, मेरी माता का, वो कुछ लिखा नहीं गया, आनंद फानन में साइन कराए गए हैं। एक बार वो गन वाला वो दिखाना। और इनकी जो है, इनके पिताजी की जो कार्बाइन है उसको कितने 22/3 को मृत्यु से 1 हफ्ता पहले
ये है सिम्पी मलिक और ये संयम मलिक, जो इस सिम्पी का भाई या बाला का लड़का, इन्होंने रीजन ऑफ डिपॉजिट डेथ केस के कह करके जमा करवा दिया। और इस बारे में कुरुक्षेत्र पुलिस की एक RTI भी है कि रसीद नंबर 3362 के तहत 22/3 को ये असला जमा हो गया, यानी कि 1 हफ्ते पहले ही मरा घोषित कर दिया गया। हाँ। इतना अहम डॉक्यूमेंट्री सबूत होने पर भी, असले का मामला होने पर भी ना तो कुरुक्षेत्र पुलिस ने कोई कार्रवाई की, ना ही सोनीपत पुलिस ने कार्रवाई की। और मैं माननीय नीलवीज, माननीय खट्टर साहब को भी बार बार, उनके गृह सचिवों को बार बार चिट्ठियां लिख देता हूं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, अजब और गजब हैरानी इसलिए होती क्योंकि ये बीजेपी सरकार जो इतने अच्छे काम कर रही है देश के लिए, 370 को तोड़ना। एक मिनट, बिल्कुल आपकी बातों सुनेंगे हम, और साथ के साथ तस्वीरें ने शेयर भी कर दी हो। और ये मामला आपने देखा है और आपने देखने लग रहे, देखो ये जो सबूत मिलने लग रहे हैं, प्रशासन से चाहूँगा कि भाई इस पर जो है गौर फरमाओ। अच्छा, एक बात और आई थी सामने, देखो मामला को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको भी वो है, यानी कि आपको भी खतरा, अभी किस तरीके की सिक्योरिटी चाह रहे हो आप, किससे खतरा आपको? ये बात तो हर आम आदमी समझेगा। जब मैं बार बार पुलिस को, माननीय मंत्रियों को, सरकार के आदमियों को और अपोजिशन सब ने सबसे गुहार कर रहा हूँ, हर लेवल पर कर रहा हूँ, इतना होने पर भी, 2.25 साल से ज़्यादा समय होने पर भी 3 कत्ल परिवार में हो चुके हैं। और मुझे चौथे बच्चे एकमात्र बुजुर्ग को मारने के लिए जगह जगह हमले हो रहे हैं। और इसी श्रृंखला में 12 अगस्त को रात को लगभग 3 बजे 4-5 हथियारबंद आदमी 9-9 फुट की दीवारों को कूद कर मेरी कोठी में, जो आवली में है, जिसका दादाजी ने बनामा कराया था, अंदर आ गए। लगभग 1 घंटा तक वहाँ दीवार खिड़कियों में टॉर्च मारकर मुझे आवाज़ देते रहे। और गांव में हमला होने पर 13 तारीख को मैंने 2 दरखास्तें चालू करी थी SP सोनीपत को। भाई, एक तो मेरे पिता की हत्या की जांच के मामले में जो 1 हफ्ते पहले मरा घोषित करा गया है, और एक जो गांव में हमला हुआ है उन पर कार्रवाई हो। लेकिन आज तक पुलिस गांव में भी नहीं गई कि सड़क पर मौजूद कई लोगों की CCTV कुछ नहीं देखा गया। और पुलिस इस कारण तो नहीं आती कि कहीं ना कहीं आपको कागजों में पागल करार दे दिया हो, आपको पागल साबित कर दिया हो, पागल घोषित कर दिया हो? बैंक से रिटायर हुआ, बैंक में मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लोगों के करोड़ों रुपए मेरे प्रयास से दिलाए गए हैं। हाई कोर्ट के ने आदेश दिया था, भाई ये आदमी बैंक में सर्विस करता है, इसलिए हाई कोर्ट की बेंच का आदेश है, इसलिए इसको मेंटली तौर पर कोई इसका विचार डिस्टर्ब है, कैन नॉट बी सेड। ये भी आप नहीं कह सकते, इलाज की नो नीड नो रीजन। बिल्कुल। चलो भाई, प्रशासन से यही अपील है कि भाई मामले की निष्पक्षता से जांच हो। मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। कैमरामैन रोहित दलाल के साथ में आपका अजय लोहारीवाला। सबूत और दिखाना बताओ, चाहता हूं। जल्दी से दिखाओ, ज्यादा लंबी ये 20 दिन के बाद मैंने सोनीपत की घटना के बारे में आवली में कोठी में इन लोगों का हाथ है, एक अपने हाथ से एप्लीकेशन लिखकर फिर भेजी है। चलो जी, बस सर जी, ये मेरे खुद के हाथ के लिखी हुई है। और मेरी विनती है, इस पर आप मेरा गूठा भी करवा लो, मेरी मृत्यु होने की उसमें मेरा ये आखिरी बयान माना जाए। और दोषी जो है ना अपराध की सज़ा से बच ना पाए, अच्छा समाज बनाने के लिए अपराधियों पर सशक्त कार्रवाई बहुत आवश्यक है। मैं माननीय नीलवी जी से अपील करता हूं, उनकी गब्बर सिंह की छवि है और मुझे उम्मीद है, अपील करता हूं और करता ही रहूँगा जब तक कार्रवाई ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में वक्ताओं के निजी विचार है, जोर मीडिया इन विचारों की पुष्टि नहीं करता।